हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जो कि सीए इंटर के सिलेबस में है, अकाउंट्स ग्रुप 1 में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम दो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, इन्वेस्टमेंट को दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट और एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बच्चों, करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आप परचेज कर रहे हो विद द इंटेंशन टू हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसको आप 1 साल के अंदर बेचना चाहते हो, आपका इंटेंशन 1 साल के अंदर बेचना है, उसको हम बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आप परचेज कर रहे हो विद द इंटेंशन टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। तो बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटेंशन आपका क्या है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा। अगर आपका इंटेंशन 1 साल के अंदर बेचना है तब हम उसको करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और अगर आपका इंटेंशन 1 साल से ज़्यादा के लिए उसको होल्ड रखना है तब हम उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई करेंगे। अब अपने लिए जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के हिसाब से। तो करंट इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूएशन होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करोगे तब आपको ये देखना है कि वो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू दोनों में से जो भी कम होगा उस पे इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। सपोज 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 10 रुपए में आपने खरीदा और अभी फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू है 12 रुपए। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा, इट मीन्स 10 रुपए कॉस्ट प्राइस कम है तो हम कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। सर, इसका लॉजिक क्या है? सिंपल सा रूल इसके लिए ये है कि करंट इन्वेस्टमेंट, आप सोचो करंट इन्वेस्टमेंट जिसको बेचने का इंटेंशन आप रखते हो, तो आप उसको मार्केट में बेचना चाहते हो। तो अगर आप मार्केट में बेचना चाहते हो तो उसकी मार्केट प्राइस क्या है वो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। वो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि आप उसको मार्केट में बेचने जा रहे हो या बेचना चाहते हो। तो मार्केट में क्या प्राइस है वो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। तो अगर प्राइस 12 रुपए हुई और कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए, फिर भी हम उसको 10 रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 रुपए का आपको प्रॉफिट होने वाला है वो आप पहले रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो जब तक कि वो एक्चुअली रियलाइज्ड ना हो। तो इसलिए हम उसको 10 रुपए पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं लूं जहां पे मार्केट प्राइस 8 रुपए हो गई और आपने खरीदा था 10 रुपए में, तो अब इन दोनों में से जो भी कम है हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे 8 रुपए मार्केट प्राइस कम है, तब हम मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लग गया कि अगर आपको फ्यूचर में नुकसान होने वाला है तो उसको आप पहले रिकॉर्ड कर लो। तो 10 रुपए की चीज को मैंने मेरी बुक्स में 8 रुपए पे रिकॉर्ड कर दिया, इट मीन्स 2 रुपए का लॉस मैंने बुक कर लिया और 2 रुपए का लॉस मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो इसलिए करंट इन्वेस्टमेंट में हम मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू को कंसिडर करेंगे, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ओनली। सिंपल सा रूल है, ये सिंपल सा रूल है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हो, इट मीन्स आप उसको बेचना नहीं चाहते हो। और अगर आप बेचना नहीं चाहते तो मार्केट प्राइस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर 10 रुपए में आपने खरीदा, उसकी मार्केट प्राइस चाहे 15 रुपए है चाहे 5 रुपए है, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका इंटेंशन बेचना है ही नहीं, आपको होल्ड करके रखना है। तो आप मार्केट प्राइस देखोगे नहीं उसकी। इसके लिए कॉस्ट प्राइस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। एंड सेकेंडली, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, इफ द परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, then the amount is reduced to recognize the decline। बच्चों, अगर किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन हो गया है, परमानेंट डिक्लाइन का मतलब क्या होता है वो मैं अभी समझा रहा हूं। तो अगर परमानेंट डिक्लाइन हो गया तब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी रिड्यूस कर देंगे उस डिक्लाइन को रिकग्नाइज करने के लिए। अब ये परमानेंट डिक्लाइन क्या होता है वो हम लोग समझते हैं।
देखो बच्चों, परमानेंट डिक्लाइन का मतलब होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज हो गया या कुछ अदर इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस ऐसे अराइज हो गए कि उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एकदम से कम हो गई और अब फ्यूचर में वो उस करंट लेवल पे आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि अगर 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी या 100 रुपए की मार्केट वैल्यू थी, अब सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए जिनकी वजह से कुछ इवेंट ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसकी प्राइस रिड्यूस होके 60 रुपीज पे आ गई है। नॉर्मल फ्लक्चुएशन होता है तो 100, 105, 95 इस तरीके से अगर नॉर्मल फ्लक्चुएशन हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन हो गया किसी भी कारण की वजह से, वो 60 रुपए पे आ गई, अब भी नॉर्मल फ्लक्चुएशन तो हो रहा है 60, 65, 55 इस तरीके से नॉर्मल फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन वो 100 रुपीज तक अब जाना पॉसिबल नहीं हुआ है क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से उसकी वैल्यू डिक्लाइन हुई है। तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट डिक्लाइन। और अगर परमानेंट डिक्लाइन है तो पहले इन्वेस्टमेंट 100 रुपए पे दिख रहा था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तब भी वो अब किस पे आ जाएगा, 60 रुपीज पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद 60 रुपीज के ऊपर आने के बाद अगर उसमें कोई नॉर्मल फ्लक्चुएशन हुआ है फिर हम उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते। वो नॉर्मल फ्लक्चुएशन जो होता है वो करंट इन्वेस्टमेंट के लिए ही कंसिडर किया जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये बातें हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। करंट इन्वेस्टमेंट जिसका इंटेंशन 12 महीने से कम के लिए आपको रखना हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको आप 1 साल से ज्यादा के लिए रखना चाहते हो। करंट इन्वेस्टमेंट को हम कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम होगा उस पे रिकॉर्ड करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम केवल कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन परमानेंट डिक्लाइन अगर होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में, देन हम उसको रिड्यूस कर देंगे टू रिकॉग्नाइज द डिक्लाइन। तो 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, अगर उसकी मार्केट प्राइस 60 रुपीज आ गई है बिकॉज ऑफ परमानेंट डिक्लाइन, तब हम उसको 60 रुपीज पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 100 पे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में टू कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। बच्चों, अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का पूरा लेक्चर्स देखना चाहते हो, पूरे वीडियोस देखना चाहते हो जिसमें मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आईसीएआई के मॉड्यूल के सम्स भी करेंगे, आरटीपी मॉक टेस्ट जितने भी सम्स आपके दे रखे हैं वो सब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अगर आप पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके उस पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।